निष्प्रभावी किया और मेवातियों को कुचल कर रख दिया। उसने अवध के सूबेदार कुतलग खान और सिंध के सूबेदार किसलू खान द्वारा किए गए विद्रोहों को दबा दिया। उसके कार्यों में प्रमुख था मंगोलों के आक्रमण को असफल बनाना। जब बलबन शासक बना तब उसकी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अनेक समस्याएं उसके सम्मुख थी। उसने सभी समस्याओं का निराकरण किया। उसने सुल्तान बनने के बाद मेवातियों का दमन किया। एक बार मेवातियों को वह तब भी परास्त कर चुका था जब वो वजीर था। मेवातियों को जब भी मौका मिलता वे विद्रोह कर देते। कभी कभी वे रात्रि में शहर आ जाते और अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी कर देते थे। बलबन के समय में उनका खतरा इतना बढ़ गया था कि दिल्ली के दरवाजे शाम की नमाज के बाद बंद कर दिए जाते थे। बलबन ने सैन्य प्रबंध ठीक करने के पश्चात मेवातियों की समस्या पर ध्यान दिया। राजधानी के पास के सभी जंगल साफ कर दिए गए और हजारों की संख्या में मेवातियों को मारा गया। उस क्षेत्र में अनेक सुरक्षा चौकियां बनाई गई और अफगान सैनिकों को वहां नियुक्त किया गया। बलबन के सामने दूसरी समस्या लुटेरों और ठगों की थी। वे जानता था कि वे जनता के लिए प्रमुख समस्या बन गए थे। वे मुख्यतः दोआब क्षेत्र में फैले हुए थे। उनके कारण यातायात काफ़ी मुश्किल और लगभग नामुमकिन हो गया था। इनका दमन करने के लिए बलबन स्वयं संभावित क्षेत्र में गया और उनका दमन किया। बलबन ने राजत्व को सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने के लिए कुलीन अर्थात विदेशी मूल के मुसलमान एवं अकुलीन अर्थात भारतीय मूल के मुसलमानों के मध्य भयंकर भेदभाव किया और उच्च पदों पर केवल तथाकथित कुलीनों या विदेशी मूल के मुसलमानों को महत्व प्रदान किया। इसके लिए उसने स्वयं एवं अपने परिवार को फारस के प्रसिद्ध अफारसियाब राजवंश के साथ संबद्ध किया तथा पूर्वोक्त ईरानी शिष्टाचारों का अनुकरण करने लगा। बलबन के सामने अगली समस्या चालीसा की थी। बलबन भी चालीसा का सदस्य था और बाद में सुल्तान बना। चालीसा के सदस्य बलबन से जलते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका एक साथी उन पर शासन करे। चालीसा उस समय काफ़ी शक्तिशाली था। बलबन ने उनके प्रति कोई दया भाव नहीं दिखाया और उनके सारे अधिकार छीन लिए। कुछ सरदारों की उपाधियां और जागीरें छीन ली गई। ऐसा कहा जाता है कि बलबन ने अपने चचेरे भाई को जहर देकर मरवा दिया क्योंकि वह उसके लिए खतरा बन गया था। इस प्रकार बलबन ने अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों का निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया। बलबन ने 1279 ईस्वी में बंगाल के विद्रोह को शांत किया। वास्तव में संपूर्ण मुस्लिम शासन काल में बंगाल दिल्ली के लिए परेशानी का कारण बना रहा। दिल्ली से अधिक दूरी और यातायात के साधनों की कमी के कारण दिल्ली के सुल्तान इस प्रदेश पर लगातार अपना प्रभाव बनाए रखने में असफल रहे। जब भी दिल्ली पर कमजोर शासक आया या दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होता, यहाँ के सूबेदार स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करने लगते। बलबन के शासनकाल में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ के सूबेदार तुगरील खान ने सोचा कि एक तो सुल्तान बूढ़ा हो चला है और दूसरे यह कि वह मंगोलों का मुकाबला करने में व्यस्त है। इसलिए उसने स्वयं को 1279 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित कर दिया और उसकी हिम्मत यहाँ तक बढ़ गई कि उसने जाजनगर पर आक्रमण कर दिया। तब बलबन ने अमीर खान के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी जो तुगरील खान से हार गई और अमीर खान बचकर भाग आया, परंतु बलबन ने उसे शहर के दरवाजे पर पेड़ से लटकाकर मार दिया। बलबन ने दूसरी सेना तुगरील खान का दमन करने के लिए भेजी, पर उसका भी वही हश्र हुआ जो अमीर खान की सेना का हुआ था। इस पर सुल्तान क्रोध से पागल हो गया और एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की तरफ चल पड़ा। जब तुगरील खान ने स्वयं सुल्तान के बंगाल आने की खबर सुनी तो उसने भय के कारण राजधानी लखनौती छोड़ दी और अपनी जान बचाने के लिए जाजनगर के जंगलों की ओर भाग गया। लेकिन सुल्तान ने अपने सैनिकों से स्पष्ट कह दिया कि वह दिल्ली तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक वे उसके सामने तुगरील खान को जिंदा या मुर्दा नहीं ला देते, जिसके फलस्वरूप जाजनगर के जंगलों की सघन तलाशी ली गई और तुगरील खान को उस समय मार दिया गया।
जब वह घोड़े पर बैठकर भागने की कोशिश कर रहा था, उसके सभी रिश्तेदारों और मित्रों को पकड़कर लखनौती लाया गया, जहां उन्हें निर्दयता के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 2-3 दिन तक बलबन ने लखनौती में कत्लेआम किया और तुगरील के एक भी हमदर्द को नहीं बख्शा। वह बंगाल का शासन अपने दूसरे पुत्र बुगरा खान के हाथों में सौंपकर वापस राजधानी आ गया। वापस आने से पूर्व उसने बुगरा खान को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर उसने विद्रोह करने की कोशिश की तो उसके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो तुगरील खान के साथ किया गया है। बलबन ने मंगोलों से साम्राज्य की सुरक्षा के लिए प्रयास किया। उसके समय में मंगोलों ने भारत पर कई आक्रमण किए और सल्तनत की शांति को खतरा उत्पन्न हो गया। इन आक्रमणकारियों से साम्राज्य को इतना खतरा उत्पन्न हो गया कि उसे एक निश्चित सुरक्षात्मक नीति का सामना करना पड़ा। 1285 में मंगोलों के आक्रमण का मुकाबला करते हुए उसका पुत्र मुहम्मद मारा गया। मुहम्मद की मृत्यु सुल्तान बर्दाश्त न कर सका और अगले ही वर्ष मृत्यु को प्राप्त हो गया। बलबन ने प्रशासन को चुस्त बनाया और नए नियम बनाए। प्रेबोस की प्रथा भारत में उसने ही चलाई थी जिससे सुल्तान की हैसियत में वृद्धि हुई। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी। उदय एवं विस्तार। खिलजी साम्राज्य की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने 70 वर्ष की अवस्था में 1290 ईस्वी में की। बुगरा खान के पुत्र कैकुबाद के समय से ही सल्तनत में अराजकता और अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई थी। प्रशासन की सारी शक्ति निजामुद्दीन के हाथों में केंद्रित हो गई थी। सामंतों में असंतोष और आपसी वैमनस्यता काफ़ी बढ़ गई थी। कुछ सामंतों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नेतृत्व में एतमार कच्छन और एतमार सोइखा को मार डाला। कैकुबाद को लकवा मार गया था और वह किलोखरी के महल में असहाय अवस्था में पड़ा था। वहीं कैकुबाद को मार डाला गया और उसकी लाश को यमुना में फेंक दिया गया। कैकुबाद के पुत्र कयुमाय को रास्ते में हटाकर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान बना। चूँकि दिल्ली के नागरिकों ने जलालुद्दीन का कोई स्वागत नहीं किया क्योंकि वह अफगान था, इसलिए उसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि उसके सद्गुणों, न्यायप्रियता और समर्पण की भावना ने उसे दिल्ली के नागरिकों का प्रिय बना दिया था। बाकी अगला पार्ट में।